पिछले लेक्चर में हमने देखा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें भी हमने फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया। देन फर्स्ट लॉ के बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में वर्क ट्रांसफ़र को डिफ़ाइन किया, देन हीट ट्रांसफ़र को डिफ़ाइन किया, उन दोनों में वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है उसको भी हमने देखा, एज वेल एज सिमिलरिटी को भी हमने देखने की कोशिश किया। और जब हम लोग सिमिलरिटी देख रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था पाथ फंक्शन। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है, तो दोनों क्या होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अभी देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नाम से ही क्लियर है। पॉइंट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को शो कर रहा है, ये जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 को शो कर रहा है, जबकि पाथ क्या बोल रहा है, किसी पाथ को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों को हम लोग इसके नाम से कैसे रिलेट करेंगे या कैसे याद रखेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं कि ये पॉइंट फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, अ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है, उसको हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। अगर हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए कि पॉइंट ए से लेके बी तक अगर कोई प्रोसेस हुआ तो फाइंड आउट करिए कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया या कितना प्रेशर में चेंज आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, फाइनल वॉल्यूम कितना था V2, तो आप कहोगे कि चेंज इन जो वॉल्यूम होगा वो इसके डिफरेंस के बराबर होगा, V2 माइनस V1 के बराबर होगा। यानी कि अब अगर यही पॉइंट चेंज हो जाता, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता, तब हमारा चेंज इन वॉल्यूम चेंज हो जाता। मतलब अल्टीमेटली हम ये बोलें कि जो प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है, चेंज आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके इनिशियल और एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि यही मेरा वॉल्यूम जो है वो एक्सपांड होकर मान लीजिए पॉइंट 3 पर आता है, तब उस केस में हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम वो कितना हो जाता है, V3 माइनस V1। मतलब एंड पॉइंट को जैसे ही एंड पॉइंट हमारा चेंज आया, वैसे ही हमारा चेंज इन प्रॉपर्टी भी चेंज आ गया। मतलब अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है वो एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब क्या कि वो प्रॉपर्टी जिसका जो चेंज बोल सकते हैं या जो भी सिस्टम में जो चेंज आया वो हमें कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, चेंज इन वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। चेंज इन प्रेशर हम लोग क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 लिखेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होता है, अगर उसका हमें चेंज फाइंड आउट करना होगा, तो अगर हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर पता होगा तो दोनों के डिफरेंस से हम चेंज इन प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे, यहाँ पे हम एक नोट भी करके लिख सकते हैं कि ऑल द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आर कंसीडर एज पॉइंट फंक्शन। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले लेक्चर में याद करिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, दे ऑल आर कंसिडर। एनर्जी का मैं बात किया ना, हीट ट्रांसफ़र का बात नहीं किया हमने। एक सिस्टम का कितना एनर्जी है, वो पर्टिकुलर सिस्टम एनर्जी कंटेन किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे किसमें हमारे आ जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, या ये ऑल प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं वो पॉइंट फंक्शन होता है। अब हम लोग सेकेंड आते हैं पाथ फंक्शन। जब सिमिलरिटी में बता रहा था और ये पाथ फंक्शन आया था, तो वहाँ भी मैंने एक ग्राफ बना के बताने की कोशिश किया था, उसको हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए, पाथ फंक्शन, अगर मैं बाकी चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं आपको बस इसके बारे में एक ब्रीफ दूं कि आपको याद कैसे रखना है, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू अलग अलग पाथ चेंज होने पे अलग अलग हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए,
ये वॉल्यूम हुआ, एक प्रोसेस ये वाले प्रोसेस से चेंज हुआ। दूसरा मान लीजिए कि प्रोसेस ये ए है, ये प्रोसेस बी है। अब क्या पाथ चेंज करने से क्या वॉल्यूम में जो चेंज आया क्या वो चेंज आ रहा है? अगर हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो अगर वो या तो AB2 से मूव करके हो जाए या A12 से मूव करते जाए, कभी भी जब हम लोग वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। वो इस पाथ से गया हो प्रोसेस या इस पाथ से गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर पाथ का फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी भी वैल्यू को निकालने में, तब वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। और अगर वो क्वांटिटी जो जैसे ही हमारा पाथ चेंज होता है तो पाथ के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी भी चेंज हो जाता है, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शन। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग A से लेके 2 तक, और इन प्रोसेस में A12 से जो हमें वर्क मिलेगा तो उसको मान लीजिए मैंने W1 बोल रहा हूँ। अब AB2 से जो हमें वर्क मिलेगा वो W2 मिलेगा। अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि PV डायग्राम में जो एक कर्व, PV डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही वर्क को बताता है। तो अगर ये W1 वर्क है, क्योंकि पाथ 1 को फॉलो किया तो W1 वर्क, इस केस में हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 1A2-3-4-1। तो ये वाला जो एरिया मैंने जो शेडेड किया है, अगर ये वाला अगर हमें एरिया पता चल जाएगा तो वही मेरा WA है। लेकिन सपोज करिए एंड पॉइंट दोनों का सेम है, लेकिन मैंने पाथ को चेंज कर दिया। अब मैं पाथ B से मूव करके आ रहा हूँ पॉइंट 2 पे। तो अब इस केस में आपका आप एक चीज़ फील कर रहे हैं कि आपका इतना एरिया तो रहेगा ही रहेंगे, साथ में एरिया ये वाला भी हो गया, ये होल एरिया हो गया 2 के लिए। क्लियर है? तो इस केस में हमारा क्या हो गया, ऑब्वियसली जो W2 है वो इतना तो रहेगा, प्लस इतना ये ऐड भी हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट तो सेम है लेकिन पाथ चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्क का वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए वर्क जो होता है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पाथ फंक्शन। सेम केस अगर हम हीट के लिए भी बोल सकते हैं। हीट क्या होता है, एरिया अंडर द TS कर्व। TS मतलब टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच में जो कर्व होता है वो हमें क्या बताता है, हीट बताता है। क्लियर है? तो अगर हमें एक प्रोसेस लेते हैं 1A2, तो इसमें हमारा हीट कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। क्लियर है? मतलब 1A2-3-4-1, तो ये वाला एरिया जो आएगा वो हमें हीट के बारे में बताएगा। किसके लिए, जब हीट प्रोसेस A से ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एंड पॉइंट सेम है। अब मैं पाथ को चेंज कर दिया, अब मैं पाथ 1B2 से मूव होके जा रहा हूँ, तब हमारा ये भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो उस समय हमारा हीट क्या हो जाएगा, चेंज हुआ। मतलब वो पर्टिकुलर थर्मोडाइनमिक्स क्वांटिटी जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर पाथ चेंज हो रहा है तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी भी चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पाथ फंक्शन। जबकि अगर यहाँ ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि हमें टेम्परेचर ही निकालना होगा, तो टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर मेरे को टेम्परेचर निकालना होगा तो वो पाथ A12 से होके जाए या AB2 से होके जाए, हमेशा ही मैं क्या बोलूँगा, ये हो जाएगा मान लीजिए मेरा T1 और ये हो जाएगा मेरा T2। तो हमको टेम्परेचर निकालना होगा तो मैं बोलूँगा T1 माइनस T2। अब वो पाथ AB2 से होके जाए या A12 से होके जाए, दोनों केस में हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मतलब टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड पॉइंट के ऊपर केवल डिपेंड कर रहा है। कौन से पाथ से होके जा रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, बस एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कंडीशन के ऊपर अगर वो डिपेंड करेगा तो वो हमारा पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा जो क्वांटिटी, वो हमारा क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दे ऑल आर पॉइंट फंक्शन। और जबकि हीट ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र की वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लोग हमारा क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। क्लियर है ये? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो अभी हमने क्या देखा
पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन देखा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो एक तरीके से जो वर्क और हीट का जो भी डिफरेंसेस होता है, सिमिलैरिटीज होता है और पाथ और पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वो हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हमारा जो मेन पॉइंट जो कि हमारा फर्स्ट लॉ चल रहा है, तो अब उसमें हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो एक क्लोज साइकिल के लिए किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर वो एक कोई प्रोसेस होगा तो फर्स्ट लॉ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आपको बोर्ड पे बहुत बड़ा कहानी के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर मैं चाहता तो आपको मैं डायरेक्ट ये बोल देता कि आप याद रख लीजिए कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ क्लोज सिस्टम और वो भी साइकिल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो समेशन ऑफ वर्क इन साइकिल इक्वल टू समेशन ऑफ हीट इन साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए साइकिल मतलब क्या कि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और अगर वापस इसी पॉइंट पे आ गए। क्लियर है? तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ एक साइकिल के लिए लिखने की कोशिश करें तो अगर देखिए 1 से 2 जा रहे हैं और फिर 2 से 1 आ रहे हैं। क्लियर है? मतलब एक प्रोसेस ये हो रहा है और दूसरा प्रोसेस ये हो रहा है। तो हम ये फाइंड आउट कर लें कि 1 से 2 जाने में कितना वर्क आया प्लस 2 से 1 आने में कितना वर्क आया, तो उन दोनों को हमने ऐड कर ले, वो इक्वल टू हो जाएगा 1 से 2 जाने में जितना मुझे हीट देना पड़ा या लेना पड़ा प्लस 2 से 1 जाने में जितना मुझे हीट लेना पड़ा या देना पड़ा। मतलब कि 1 से 2 और 2 से 1 आने में जितना हीट हमें जो मिला उसको समेशन कर दीजिए, और 1 से 2 जाने में जितना हीट और 2 से 1 आने में जितना हीट, दोनों का जो समेशन होता है वो इक्वल होता है। ये कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ क्लोज सिस्टम साइकिल के लिए ये वैलिड होता है। मतलब समेशन ऑफ वर्क, समेशन का मतलब क्या है कि 1 से लेके 2 और फिर 2 से लेके 1 जितना वर्क होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1 से लेके 2 जाने में जितना मुझे हीट और फिर 2 से 1 जाने में जितना मुझे हीट मिला या देना पड़ा। क्लियर है? तो ये हमको कौन बताता है? साइकिल से बताता है। लेकिन ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से स्टेटमेंट आया है, उसके बारे में जेनेसिस कहाँ से है वो समझने के लिए हमने इतना बड़ा कहानी लिखा हुआ है। आप चाहें तो बस क्या याद रख सकते हैं कि फॉर अ क्लोज सिस्टम साइकिल के लिए समेशन ऑफ वर्क इक्वल टू समेशन ऑफ हीट के बराबर होगा। और समेशन का मतलब क्या कि W 1 से 2 जाने में प्लस 2 से 1 आने में जितना वर्क हमको मिलेगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1 से 2 जाने में जितना हीट मिला और 2 से 1 आने में जितना हीट मिला। क्लियर? तो ये हमारा ये सिस्टम बताता है। लेकिन ये कहाँ से आया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने एक याद है हमने एक बताया था कि जो सिमिलैरिटीज हम लोग पढ़ रहे थे वर्क और हीट में, तो हमने ये बताया था कि जो वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र दोनों का क्लोज सिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है, ऐसा जूल ने बोला था। तो उसी जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे यहाँ पे देखिए उसने क्या किया कि एक आइडियाबैटिक वॉल लिया। आइडियाबैटिक वॉल का मतलब ये होता है कि जैसे थर्मस होता है, थर्मस को हम आइडियाबैटिक बोल सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो भी हीट होगा वो पूरी तरीके से बाहर नहीं, पूरी तरीके से बिल्कुल भी हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। आइडियाबैटिक वॉल का मतलब Q इक्वल टू 0, मतलब इतना ज़्यादा उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है, इतना अच्छे से पैक कर दिया जाता है कि यहाँ से जो भी हीट होगा उसका कुछ भी अमाउंट बाहर निकल ही नहीं सकता। वैसे वॉल को हम लोग बोलते हैं आइडियाबैटिक वॉल। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एक आइडियाबैटिक या इसको इंसुलेटेड टैंक में हमने वाटर को लिया है, उसमें हमने एक स्टीरर लगा दिया है और एक थर्मोमीटर लगाया है। थर्मोमीटर का काम क्या है? इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो स्टीरर है उसके साथ वेट लगा हुआ है, तो जब मैं वेट को नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये स्टीरर क्या होगा? बहुत तेज़ी से वहाँ पे रोटेट होने लगेगा। यहाँ मोटर लगाया हूँ तो अब ये जो स्टीरर है, अगर ये स्टीरर जो इस तरीके से रोटेट होने लगेगा तब क्या होगा? वर्क ट्रांसफ़र किया। किस टाइप का वर्क? वर्क ड्यू टू पैडल व्हील, ऐसा ही कुछ हुआ था ना हमने जब देखा था टाइप्स ऑफ वर्क में। तो इस टाइप का स्टीरर लगा रहता है तो वो वर्क ट्रांसफ़र करता है पेडल के फॉर्म में। तो जब भी मैंने वेट को ऐसे नीचे खींचूंगा तो ये स्टीरर क्या करेगा? इसको वर्क ट्रांसफ़र के देगा ये पर्टिकुलर वाटर को। ये वाटर है हमारा, तो
अब अगर मैं वाटर के ऊपर वर्क होगा, या आप खुद सोचिए कि अगर पानी को एकदम कोई भी बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट डाल के और उसको बहुत देर तक करते रहिए, एक टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टीयरिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन जैसे ही होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये स्टीयर इस तरीके से रोटेट होगा तो ये इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि जब स्टीयर रोटेट नहीं कर रहा था तब उसका कुछ टेम्परेचर है, जब स्टीयरिंग करेंगे तब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होगा ना। तो अब अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि जब उसका टेम्परेचर जो था, मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे था, T1 पे था, अब मैं उस पर वर्क किया तो उसका टेम्परेचर T2 तक पहुँच गया। मतलब 1 से लेकर 2 में जाने में हमने क्या किया, वर्क ट्रांसफ़र किया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ओबियसली ये जो वाटर है वो कुछ गर्म हो गया, मोटर बहुत तेज़ी से चलेगा तो ओबियसली वो वाटर हीट हो जाएगा। अब मैं ये जो इंसुलेटेड वॉल है इसको हटा देता हूँ। तो अब इंसुलेटेड वॉल को अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट है और सराउंडिंग में जो हीट है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है, तो इस वाटर से हीट सराउंडिंग की तरफ आने लगेगा। जैसे चाय है, चाय गर्म है, उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे जो रूम का टेम्परेचर है उस पर आने लगेगा। वैसे ही अगर ये स्टीयरिंग के कारण जब ये वाटर हीट हुआ है, अब इंसुलेशन को मैं अगर हटा दूंगा तो इससे हीट बाहर की तरफ आएगा, और एक टाइम के बाद जो पहला टेम्परेचर जो शुरुआत में जो कि सराउंडिंग का और ये वाटर का जो सेम टेम्परेचर है वही कुछ टाइम के बाद वो अचीव कर लेगा। तो इस केस में हमें क्या मिला, जब हम लोग इंसुलेशन हटाए तो हीट का ट्रांसफ़र हुआ, तो अब वो 2 से 1 पर जो इसका इनिशियल पोजीशन है वहाँ तक तो आ गया, लेकिन इस प्रोसेस में उसने क्या किया, हीट का रिजेक्शन किया। तो अब जब हीट का रिजेक्शन किया तो अब जूल ने ये फाइंड आउट किया कि जैसे हमने वाटर लिया और उसके ऊपर स्टीयरिंग का वर्क किया तो कितना वर्क मिला, फिर कितना हीट रिजेक्शन हुआ, उसको उसने ऑब्जर्व किया। अब उसने वाटर की जगह मान लीजिए ऑयल ले लिया, तेल ले लिया, अब तेल के ऊपर वही सेम चीज़ वर्क दे रहा है और कितना हीट रिजेक्ट हुआ उसका एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने वो भी नोट डाउन कर लिया। फिर उसने ये किया कि सेम वाटर है उसके ऊपर जितना वर्क लगा रहे थे अब वो वर्क के वैल्यू को चेंज कर दिया। फिर देखा कि कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको भी उसने नोट डाउन कर लिया। सेम ऑयल के लिए भी उसने क्या किया कि वर्क दिया और फिर से उसने कितना हीट रिजेक्ट हुआ उसने ऑब्जर्व किया। तो उसने लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला कि मैं कोई भी फ्लूइड लूँ या कितना भी वर्क दूँ, हमेशा जो मेरा वर्क रहेगा, जो ट्रांसफ़र होगा वर्क ये पर्टिकुलर साइकिल में 1 से लेके 2 और 2 से लेके 1 तक, वो प्रोपोर्शनल हो रहा है जितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है। मतलब अगर मैं 10 डाल रहा हूँ तो जो बाहर निकल रहा है वो 10 ही निकल रहा है। क्लियर है? ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, बार बार वो फ्लूइड को भी चेंज करके देखा तो भी देखा कि वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफ़र। अब उसने अलग अलग वर्क डाल के वर्क भी अप्लाई करके देखा तो भी उसने देखा कि जो हमारा वर्क ट्रांसफ़र है वो हीट ट्रांसफ़र के बराबर है। तो उसने फिर लास्ट में ये कंक्लूड किया कि अगर कोई भी प्रोसेस अगर साइक्लिक फॉर्म में अगर हो रहा है तो उसमें जितना हम वर्क देंगे उतना ही उसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। ये किसने कंक्लूड कर दिया? जूल ने। तो अब ये जो हम लोग कहानी लिखे हुए हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कंसीडर अ क्लोज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोन मास ऑफ वाटर। मतलब एक हमने कंटेनर लिया है जिसमें हमने एक फिक्स अमाउंट का वाटर लिया हुआ है, आइडियाबैटिक वेसल में रखा हुआ है। आइडियाबैटिक वेसल मतलब कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसमें थर्मोमीटर और पैडल व्हील लगाया हुआ है। ये हमारा थर्मोमीटर हो गया, ये पैडल व्हील हो गया। अब क्या किए, और W amount of work is supplied to the system by the pedal wheel when the weight release from point 1 to 2। यहाँ पे पहले वेट था, अब वेट को रिलीज कर दिए तो ये वेट नीचे की तरफ आएगा 2। तो जब ये नीचे आएगा तो ये स्टीयर क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। रोटेट होने लगेगा मतलब हमने इसको कितना क्या किया, वर्क ट्रांसफ़र किया। किसको? वाटर को। W12 अमाउंट ऑफ वर्क हमने ट्रांसफ़र किया। तो अब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि इनिशियल में वाटर का टेम्परेचर T1 था जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर था। अब जब ये वर्क ट्रांसफ़र होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर T2 हो जा रहा है।
तो वही हमने लिखा है कि द सिस्टम इज इनिशियली एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T1 बट आफ्टर द वर्क ट्रांसफ़र ले इसका टेम्परेचर राइज होकर T2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। पहला पार्ट में क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर T1 था जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर था, ये कंटेनर में रखा हुआ था, ये वेट को रिलीज़ किए तो स्टीरर घूमने लगा मतलब उसके ऊपर वर्क हुआ मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर T2 हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाउ द इंसुलेशन इज रिमूव, मतलब इसके सराउंडिंग में जो हमने पैक करके रखा था इंसुलेशन वो हटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, सिस्टम रिजेक्ट हीट टू द सराउंडिंग एंड रिटर्न टू ओरिजिनल टेम्परेचर T1 एंड रिजेक्ट हीट Q12। तो जब ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और इंसुलेशन को हटा देंगे तो वो हीट को रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग को, और वापस फिर वो टेम्परेचर जो T1 था वहाँ पे वो आ जाएगा। तो जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जूल ने ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके कि अगर मैं इसमें वाटर की जगह अब कोई और फ्लूइड ले लूँ और वही सेम चीज़ को करूँ तब क्या ऑब्जर्वेशन मिला, प्लस ये जो W1 अमाउंट मान लीजिए अभी 10 kg दिया, फिर 20 kg देंगे तो फिर हीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस जूल ने ये फाइंड आउट किया कि वर्क ट्रांसफ़र जो हो रहा है, जो भी जिस भी फ्लूइड को दे रहे हैं या जितना भी चेंज करके हम लोग वर्क को दे रहे हैं, वो वर्क ट्रांसफ़र ऑलवेज प्रोपोर्शनल हो रहा है उसके हीट रिजेक्शन से। ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट में जूल ने पाया। तो वहाँ से ये डेरिवेशन आया कि समेशन ऑफ W साइक्लिक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समेशन हीट ट्रांसफ़र इनटू साइक्लिक। अब अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारा एक J आ जाएगा जो कि जूल कांस्टेंट बोला जाता है, और जूल ने एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया कि J की वैल्यू 1 होती है। तो जब J की वैल्यू 1 होती है मतलब साइक्लिक साइकिल समेशन ऑफ वर्क इन अ साइकिल इक्वल टू समेशन ऑफ Q इन अ साइकिल। ये समेशन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर 1 से 2 तक समेशन ऑफ वर्क मतलब 1 से 2 जाने में जितना वर्क मिला प्लस 2 से 1 आने में जितना वर्क मिला वो इक्वल हो जाएगा Q 1 से 2 जाने में जितना हीट हमको मिला प्लस 2 से 1 आने में जितना हमको हीट मिला। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब ये होता है। अगर मान लीजिए एक और प्रोसेस आ गया तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, मतलब सारे वर्क को ऐड कर लीजिए, वो प्रोसेस का इक्वल टू कर दीजिए पूरे हीट का जितना भी समेशन होगा तो उसके बराबर हो जाएगा। ऐसा किसके लिए होता है, ये क्लोज सिस्टम, और अगर वो साइक्लिक प्रोसेस से होके जा रहा है। अगर केवल 1 से लेके 2 तक जाता तब हम ये वाला फार्मूला नहीं लिख सकते, साइकिल होना चाहिए। साइकिल मतलब जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आके हमारा वो पॉइंट रुकना चाहिए। तो हमारा अगर एक वर्ड में अगर हम बोलें तो साइक्लिक इंटीग्रल के लिए, क्लोज सिस्टम के साइक्लिक इंटीग्रल के लिए जितना अमाउंट ऑफ उस पूरे साइकिल में वर्क दिया जाता है उतना ही हमें हीट मिलता है या हीट ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है। तो ये जो हमारा जो है, जो हमने डेरिवेशन निकाला हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है कि पूरे साइकिल के लिए जितना वर्क होगा वो उसके हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। क्लियर है। तो इसको आप लोग फर्स्ट लॉ के लिए अगर आप चाहो तो ये लिख लीजिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये कहाँ से आया है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट लिख देता तो आप बोलते कि सर कहाँ से आया है। क्लियर। तो उससे अच्छा मैंने ये बना के आपको दिखा दिया है। अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं भी लिखना है तो चलेगा, बस ये याद रखिएगा कि समेशन ऑफ W फॉर द साइकिल इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ द साइकिल। और ये किसके लिए वैलिड है, केवल क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए अगर उसी प्रोसेस पे वापस आ जाते हैं तो ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, वो हमने क्या लिया था, निकला था कि समेशन ऑफ वर्क जो भी साइक्लिक में होगा वो समेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम एक प्रोसेस से होके फ्लो हो रहा है, प्रोसेस मतलब क्या, एक कोई 1 से लेके 2 तक गया तो ये एक प्रोसेस हो गया, और वही 2 से जब वो वापस 1 पे चले जाएगा तो वो साइकिल हो जाता है। क्लियर है। तो अब अगर वो एक प्रोसेस के लिए हो रहा है तब उसके लिए फर्स्ट लॉ का क्या इक्वेशन होगा,
तो हमने ये कंसिडर किया कि सपोज करिए ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे हमने हीट दिया, तो हीट दिया तो अब कोई भी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो वो उसमें क्या होता है, वो वर्क करने की कुछ कैपेबिलिटी आएगा, उसमें कुछ वर्क मिला। लेकिन हम लोग ये फाइंड आउट किया कि इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन टू सिस्टम देन सिस्टम W अमाउंट ऑफ वर्क को परफॉर्म किया। लेकिन ये जो W अमाउंट ऑफ वर्क है वो पूरी तरीके से पूरे हीट को कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर आपको याद है तो जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने ये दिखा था कि पूरे हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में होता क्या है। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ वर्क करेगा, लेकिन ये जो मान लीजिए यहाँ पे 100 किलो जूल हमें हीट दिया तो ये पूरी तरीके से 100 में नहीं कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होगा कि इसके कुछ जो एटम्स रहते हैं, जो सब्सटेंस के एटम्स रहते हैं, वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या उसके जो एटम्स रहते हैं वो आपस में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है, जिसको कि हम लोग स्टोर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो अब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया गया तो ऑब्वियसली वो कुछ वर्क करेगा, लेकिन जितना हीट देंगे वो उतना वर्क नहीं करेगा। क्या होगा, उसका सम अमाउंट ऑफ यहाँ पे एनर्जी जो होगा वो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे। तो हमें वर्क क्या मिलेगा, कम अमाउंट में मिलता है। तो क्या बोल रहा है, अब इफ़ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन टू सिस्टम देन द सिस्टम गिव W अमाउंट ऑफ वर्क बट होल द हीट नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर आप तो बोले थे कि फर्स्ट लॉ में कि एनर्जी कंजर्व रहती है। क्लियर है। तो जब हम लोग यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर 100 यहाँ पे दे रहे हैं और हमको मिल रहा है 80, तो ये 20 क्या हुआ, 20 मतलब लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैं बोलूँगा कि नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये जो 20 है जो अभी हम लोग डिस्कस किए वो स्टोर एनर्जी के फॉर्म में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसने क्या कर लिया, अपने अंदर एकत्रित कर लिया, स्टोर कर लिया। क्लियर है। तो एनर्जी का तो लॉस नहीं हुआ, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ कि दूसरे फॉर्म में, वो पहले हीट के फॉर्म में था, अब वो 80 जो है 80 किलो जूल वो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और 20 जो है वो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा स्टोर कर लिया गया। लेकिन अभी भी 100 है, देखिए यहाँ भी 100, 80 के इंटू है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कभी भी एनर्जी का क्षय नहीं होता है और न ही उसका क्रिएशन होता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को देंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करेगा और सम अमाउंट उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो अपने अंदर वो एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखें कि अगर हमें Q1 से लेके 2 तक एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट दिए, तो Q12 और जितना वर्क मिला W12 अगर उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। क्लियर है। तो वही हमने लिखा है कि Q1 से 2 अगर कोई प्रोसेस हुआ और उसमें वर्क मिल रहा है W1 से 2, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये पर्टिकुलर सिस्टम ने अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो क्या भी लिख सकते हैं कि जितना हमने हीट दिया वो कुछ अमाउंट उसका वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कुछ मॉलिक्यूल्स स्टोर कर लिए और कुछ अमाउंट वर्क हमको करने में मिला। क्लियर है। तो अब देखिए ये जो डेल्टा ई अमाउंट जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी स्टोर किया है वो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्लियर है, या इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होता है, तो केवल और केवल ये जो एनर्जी होता है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एनर्जी का अपने में बाइंडेशन कर लेते हैं, अपने लेटिस वाइब्रेशन करके वहीं पे एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो बस इतना याद रखिए कि क्लोज सिस्टम में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज सिस्टम में जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उससे कुछ वर्क मिलता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्लोज सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिखें, फर्स्ट
फॉर क्लोज सिस्टम फॉर अ प्रोसेस, क्लोज सिस्टम फॉर अ प्रोसेस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, जहाँ डी क्यू क्या हो गया हमारा हीट ट्रांसफ़र हो गया, डी डब्ल्यू क्या हो गया हमारा वर्क ट्रांसफ़र हो गया, और डेल्टा यू हमारा क्या हो गया इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन हो गया क्लोज सिस्टम के लिए। और अगर हम डेल्टा क्यू साइकिल इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ऑफ, या डेल्टा मत लिखिए, समेसन लिख लीजिए, समेसन ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल टू समेसन ऑफ डब्ल्यू, तो ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, फर्स्ट लॉ इक्वेशन फॉर साइक्लिक सिस्टम। अगर साइकिल के लिए बात करेंगे तो ये इक्वेशन हो गया समेसन ऑफ क्यू ऑफ साइकिल इक्वल टू समेसन ऑफ डब्ल्यू ऑफ साइकिल। और अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर हमको लिखने की बोलेगा कि प्रोसेस के लिए आप लिखो इक्वेशन, तो डेल्टा क्यू 1 से लेके 2 तक जाने में कितना हमने हीट दिया और हीट देने में हमको कितना वर्क मिला, क्लियर है, उन दोनों को मतलब कितना हीट दिए इक्वल टू हो जाएगा कितना हमें वर्क मिला प्लस कितना हमारे जो क्लोज सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसने अपने इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया। तो ये जो इक्वेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इक्वेशन आप दोनों याद रखिएगा कि प्रोसेस, अगर एक क्लोज सिस्टम के प्रोसेस के लिए पूछेगा तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या होगा, और अगर वो एक साइकिल के लिए पूछेगा तब हमारा क्या होगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्लोज प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आ गया तो नेक्स्ट क्लास में हम स्लाइटली इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, आगे आने वाले क्लास में इसको आगे देखते हैं।